आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, यानी कि तीनों पार्ट इसी वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं थर्ड पार्ट। देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। देखिए, ये जो हमें समस्या दी गई है, इस समस्या का हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, और जो रैखिक समीकरण युग्म बनकर तैयार होगा, हमें उसका हल ज्ञात करना है बीजगणितीय विधि का प्रयोग करके। बीजगणितीय विधि का मतलब है या तो आप प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर लो, या आप विलोपन विधि का प्रयोग कर लो, या आप वज्र गुणन विधि का प्रयोग कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले इस समस्या को पढ़ लेते हैं। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, ये जो यश नाम का स्टूडेंट है, ये कुछ सही उत्तर करता होगा और कुछ गलत उत्तर करता होगा। ठीक है, ये जो यश नाम का स्टूडेंट है, ये कुछ सही उत्तर करता होगा और कुछ गलत उत्तर करता होगा। तो अगर हम सही उत्तर और गलत उत्तर दोनों को जोड़ दें तो हमें टेस्ट में प्रश्नों की संख्या पता चल जाएगी। तो हमें क्या पता चल जाएगा? टेस्ट में प्रश्नों की संख्या। ठीक है, देखिए दोबारा से आपको बता दे रहा हूँ। ये जो यश नाम का स्टूडेंट है, ये कुछ सही उत्तर करता होगा और कुछ गलत उत्तर करता होगा। तो अगर हम सही उत्तर और गलत उत्तर दोनों को जोड़ दें तो हमें टेस्ट में प्रश्नों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना होगा? हमें सही उत्तरों की संख्या ज्ञात करनी होगी और गलत उत्तरों की संख्या ज्ञात करनी होगी। ठीक है, तो हम सही उत्तर को मान लेंगे x और गलत उत्तर को मान लेंगे y। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर में, यहाँ लिखेंगे माना सही उत्तरों की संख्या बराबर x और गलत उत्तरों की संख्या बराबर y। इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, सही उत्तरों की संख्या बराबर x और गलत उत्तरों की संख्या बराबर y। अब देखिए, क्वेश्चन में हमें पहली कंडीशन क्या दी गई है। तो पहली कंडीशन है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ये है हमारी पहली कंडीशन। ठीक है, बताया गया यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, तो बराबर में ऐसे 40 लिख देंगे। ठीक है ना, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। ठीक है, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, यानी कि एक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, तो सही उत्तरों की संख्या यानी x पर कितने अंक मिलेंगे? 3x अंक मिलेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 3x। ठीक है, आगे बताया गया है तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यानी कि एक गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। तो गलत उत्तरों की संख्या यानी y पर कितने अंक की कटौती की गई होगी? -1y की, तो यहाँ लिख देंगे -1y। माइनस इसलिए क्योंकि कटौती की गई है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है,
ये 40 इधर लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, 40, ठीक है। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि दूसरी कंडीशन क्या दी गई है। तो दूसरी कंडीशन है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। यश कितने अंक अर्जित करता? 50 अंक। तो यहाँ लिख देंगे बराबर में 50, ठीक है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यानी कि एक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, तो सही उत्तरों की संख्या यानी x पर कितने अंक मिलते? 4x अंक मिलते। तो यहाँ लिख देंगे 4x, ठीक है। आगे बताया गया है तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, यानी कि एक गलत उत्तर पर 2 अंक कटते, तो गलत उत्तरों की संख्या यानी y पर कितने अंक कटते? -2y कटते। तो यहाँ लिख देंगे -2y। माइनस इसलिए क्योंकि अंक कटे हैं, अंक की कटौती हुई है, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। देखिए विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, या तो हमें x वाले पद को ख़त्म करना है या हमें y वाले पद को ख़त्म करना है। तो मैं यहाँ पर x वाले पद को ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो हमें देखना है कि समीकरण 1 में x के गुणा में क्या है। तो देखिए समीकरण 1 में x के गुणा में है 3। अब ये जो 3 है इसकी गुणा हम कर देंगे समीकरण 2 में, ठीक है। अब हमें देखना है कि समीकरण 2 में x के गुणा में क्या है। तो देखिए समीकरण 2 में x के गुणा में है 4। अब ये जो 4 है इसकी गुणा हम कर देंगे समीकरण 1 में, ठीक है। तो सबसे पहले 4 की गुणा करते हैं समीकरण 1 में। तो 4 की गुणा 3x से करेंगे तो क्या आएगा? 4 तियाँ 12, यानी कि 12x आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 12x, माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा देंगे। 4 की गुणा 1y से करेंगे तो क्या आएगा? 4y आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 4y, बराबर का निशान है, बराबर का निशान। 4 की गुणा 40 से करेंगे तो क्या आएगा? 4 चौक 16 और ये 0, 16 0, यानी कि 160 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3, ठीक है। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम 3 की गुणा करते हैं समीकरण 2 में। तो 3 की गुणा 4x से करेंगे तो क्या आएगा? 12x आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 12x, माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा देंगे। 3 की गुणा 2y से करेंगे तो क्या आएगा? 6y आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 6y, बराबर का निशान है, बराबर का निशान। 3 की गुणा 50 से करेंगे तो क्या आएगा? तो ये हो जाएगा 3 पंचे 15 और ये 0, यानी 150 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब देखिए जैसे कोई भी नंबर होता है, कोई भी संख्या होती है, अगर उस संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर ये 12 है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होगा। ये 12 है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है। तो जो पद हमें ख़त्म करना है, हमें x वाले पद को ख़त्म करना है, तो x वाले पद के सामने वाले चिन्ह अगर समान है, एक जैसे हैं, तो हमें घटा देना है। और जब हम घटाते हैं तब हमें चिन्ह बदलना होता है। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसके ऊपर गोला लगा के माइनस कर देंगे। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसके ऊपर गोला लगा के प्लस कर देंगे। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होगा, इसके ऊपर गोला लगा के माइनस कर देंगे। यहाँ एक लाइन खींच देंगे। ये प्लस का 12x, ये माइनस का 12x, दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। ये प्लस का 12x और ये माइनस का 12x दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पर माइनस का 4y है, यहाँ पर प्लस का 6y है। तो माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, यानी कि घट जाएगा। तो 6y में से 4y गया तो कितना बचा? 2y बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे 2y, बराबर। ये प्लस का 160 है, ये माइनस का 150 है। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यानी कि घट जाएगा। तो 160 में से 150 गया तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे 10। अब ये जो 2 है ये गुणा में y के, तो 2 को जब इस तरह भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 10/2। यहाँ हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी कि y बराबर कितना निकल गया? 5। अब y का मान समीकरण नंबर
1 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 ये है, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 3x माइनस 1y बराबर 40। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 1 गुणा y का मान क्या है? y का मान है 5, तो यहाँ y की जगह 5 लिख देंगे बराबर 40। यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 5 एकम 5 बराबर 40। -5 इस तरफ जाके प्लस का 5 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 40 जमा 5। यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 40 जमा 5 कितना हुआ? 45, तो यहाँ हो जाएगा 45। अभी जो 3 है ये गुणा में x के 3 को जब इस तरफ भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 45/3। यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 इधर चला गया, 15 होगा, 3 पंचे 15, यानी कि x बराबर कितना निकल गया? 15। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन खींच दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर हमने सही उत्तरों की संख्या हमने क्या मानी थी? x मानी थी, और x का मान क्या निकला है? x का मान निकला है 15, यानी कि सही उत्तरों की संख्या क्या होगी? 15। तो यहाँ लिख देंगे सही उत्तरों की संख्या बराबर 15। इस तरीके से आपको लिख देना सही उत्तरों की संख्या बराबर 15। ठीक है, अब देखिए गलत उत्तरों की संख्या हमने क्या मानी थी? y, और y का मान क्या निकला है? y का मान निकला है 5, यानी कि गलत उत्तरों की संख्या क्या होगी? 5 होगी। तो यहाँ लिख देंगे गलत उत्तरों की संख्या बराबर 5। इस तरीके से आपको लिख देना गलत उत्तरों की संख्या बराबर 5। तो टेस्ट में प्रश्नों की संख्या क्या होगी? टेस्ट में प्रश्नों की संख्या, टेस्ट में प्रश्नों की संख्या क्या होगी? सही उत्तरों की संख्या यानी कि 15 और गलत उत्तरों की संख्या यानी कि 5, इन दोनों को जोड़ देंगे 15 जमा 5, तो हमें टेस्ट में प्रश्नों की संख्या मिल जाएगी। तो 15 जमा 5 कितना हो गया? 20, यानी कि टेस्ट में प्रश्नों की संख्या क्या थी? 20, यानी कि टेस्ट में 20 प्रश्न थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 4th पार्ट। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो देखिए ये जो हमें समस्या दी गई है, इस समस्या का हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, और जो रैखिक समीकरण युग्म बनकर तैयार होगा हमें उसका हल ज्ञात करना है बीजगणितीय विधि का प्रयोग करके। बीजगणितीय विधि का मतलब है या तो आप प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर लो, या आप विलोपन विधि का प्रयोग कर लो, या आप वज्रगुणन विधि का प्रयोग कर लो। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी भी विधि का प्रयोग आप कर सकते हो। तो इस समस्या को पढ़ लेते हैं। एक राजमार्ग पर दो पथ A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। इसका उत्तर स्टार्ट होता है यहाँ से। देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि एक राजमार्ग पर दो पथ A और B, एक राजमार्ग है, ये एक राजमार्ग है, एक राजमार्ग पर दो पथ A और B, एक राजमार्ग पर दो पथ A और B, एक राजमार्ग पर दो पथ A और B। ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से, एक कार A से, एक कार को आप मान लो
महिंद्रा कार है, ठीक है। तो एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से, दूसरी कार को आप मान लो कि यह है सुजुकी, ठीक है। तो एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। ये दोनों कारें एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं, ठीक है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, यदि ये कारें भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा मान लो कि ये महिंद्रा कार भी राइट में, महिंद्रा कार जो है ये राइट में चलती है और ये सुजुकी कार भी राइट में चलती है। तो भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो ये दोनों कारें जो हैं 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। मान लो कि किसी यहाँ पर पी पॉइंट पर मिल जाती है, पी पॉइंट पर ये दोनों कारें मिल जाती हैं। कब? 5 घंटे बाद, 5 घंटे पश्चात यानी 5 घंटे बाद, ठीक है। अब देखिए यही एक राजमार्ग है और दो पथ ए और बी और ये दूरी है 100 किलोमीटर, ठीक है। एक कार महिंद्रा है जो ए से चलती है और एक कार दूसरी कार सुजुकी है जो कि बी से चलती है, यही वाला है, ठीक है। तो आगे बताया गया है यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं, यदि वे विपरीत दिशा में चलती है यानी कि महिंद्रा कार ऐसे जाएगी और सुजुकी कार ऐसे जाएगी, विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो 1 घंटे के पश्चात यानी 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो 1 घंटे बाद मान लो कि इस पॉइंट पर 1 घंटे बाद मिलती हैं, एन पॉइंट मान लो। कब मिलती हैं? 1 घंटे बाद। तो 1 घंटे बाद, ठीक है। इसको काट के यहाँ लिख लेता हूँ, ऊपर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 घंटे बाद, ठीक है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है यहाँ पर हमें महिंद्रा की चाल और सुजुकी की चाल ज्ञात करनी है। ये दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम ऐसे लाइन खींच देंगे थोड़ा सा और हम महिंद्रा की जो चाल है, ये जो महिंद्रा कार है इसकी चाल को मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ये जो सुजुकी कार है इसकी चाल मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। हमने क्या किया, ये जो महिंद्रा कार है इसकी चाल मान ली है x किलोमीटर प्रति घंटा और ये जो सुजुकी कार है इसकी चाल मान ली है y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं महिंद्रा ये जो कार है इसकी चाल हमने क्या मान रखी है, इसकी चाल हमने मान रखी है x किलोमीटर प्रति घंटा। महिंद्रा कार जो है इसकी चाल हमने मान रखी है x किलोमीटर प्रति घंटा और ये जो सुजुकी कार है इसकी चाल हमने क्या मान रखी है, इसकी चाल हमने मान रखी है y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए B से लेके P तक की दूरी को हम मान लेंगे m, B से लेके P तक की दूरी को हम मान लेंगे m, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ये महिंद्रा कार को देखते हैं जो कि A से चलती है। इसकी चाल हमने क्या मान रखी है, x। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल क्या है, महिंद्रा कार की चाल क्या मानी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर दूरी। ये जो महिंद्रा कार है कितनी दूरी तय करती है, A से लेके P तक जाती है। तो हम लिख सकते हैं 100 किलोमीटर जमा m। तो यहाँ लिख देंगे 100 जमा m बटे समय। समय कितना लगता है,
ये जो महिंद्रा कार है इसको यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक जाने में कितना समय लगता है? 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, अब देखते हैं सुजुकी। ये जो सुजुकी कार है इसकी चाल हमने क्या मान रखी है? वाई। तो यहाँ चाल हो गया बराबर दूरी। ये जो सुजुकी कार है कितनी दूरी तय करती है? ये बी से लेके पी तक जाती है और यहाँ बी से लेके पी तक की दूरी को हमने क्या मान रखा है? एम। तो यहाँ लिख देंगे एम बटे सुजुकी कार को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, यानी कि बी से लेके पी तक जाने में कितना समय लगता है? 5 घंटे। तो यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, यहाँ हो जाएगा, पहले इसे देखते हैं। यहाँ बटे में 1 कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 की गुणा वाई से करेंगे तो 5y हो जाएगा बराबर 1 की गुणा एम, 1 की गुणा एम से करेंगे तो एम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे, बटे में 1 कर देंगे, 5 की गुणा एक्स से करेंगे तो 5x हो जाएगा बराबर 1 की गुणा 100 जमा वाई से 100 जमा एम से करेंगे तो क्या आएगा? 100 जमा एम ही आएगा। यहाँ हो जाएगा 5x बराबर 100 जमा एम का मान क्या है? एम का मान है 5y। एम का मान क्या है? 5y। तो यहाँ लिख देंगे 5y। यहाँ हो जाएगा 5x, ये प्लस का 5y है, इसको इस तरफ भेज देंगे, माइनस का 5y हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5y बराबर 100। यहाँ पर हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस y बराबर 20, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं महिंद्रा कार की चाल क्या मान रखी है? महिंद्रा कार की चाल मान रखी है x किलोमीटर प्रति घंटा। महिंद्रा कार की चाल क्या मान रखी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। और सुजुकी, ये जो सुजुकी कार है इसकी चाल हमने क्या मान रखी है? सुजुकी कार की चाल मान रखी है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिख देंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और हम क्या करेंगे? ये n से लेके b तक की दूरी को हम मान लेंगे, n से लेके b तक की दूरी को हम मान लेंगे m। ठीक है, तो सबसे पहले ये महिंद्रा कार को देखते हैं जो कि ए से चलती है। इसकी चाल देखते हैं। इसकी चाल क्या है? इसकी चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान रखी, तो x बराबर चाल बराबर दूरी। ये जो महिंद्रा कार है ये कितनी दूरी तय करती है? ये ए से लेके n तक की दूरी तय करती है। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पूरे में से, यानी कि पूरा है ए से लेके बी तक कितना है? 100 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर में से हम ये m माइनस कर दें तो हमारा ये ए से लेके n नहीं निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर 100 माइनस m कर देंगे, तो ये हो गई दूरी बटे समय। इसको महिंद्रा कार को ए से लेके n तक जाने में कितना समय लगता है? 1 घंटा। तो यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, अब ये वाली कार देखते हैं। ये जो सुजुकी कार है ये जो बी से चलती है, इसकी चाल हमने क्या मान रखी है? y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गई चाल बराबर दूरी। सुजुकी कार को बी से लेके n तक जाने में कितना टाइम लगता है? कितनी दूरी तय करती है? ये सुजुकी कार है, ये बी से लेके n तक जाने में कितनी दूरी तय करती है? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमने क्या मान रखी है? m मान रखी है, तो यहाँ m लिख देंगे। तो ये दूरी हो गई बटे समय, यानी कि सुजुकी कार को b से लेके n तक जाने में कितना समय लगता है? 1 घंटा। तो बटे में 1। ठीक है, यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे, बटे में 1 कर देंगे, 1 की गुणा y से तो y बराबर 1 की गुणा m से तो m। यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे, बटे में 1 कर देंगे, 1 की गुणा x से तो x बराबर 1 की गुणा 100 माइनस m से तो 100 माइनस m। यहाँ हो जाएगा x बराबर 100 माइनस m का मान क्या है? m का मान है y। तो यहाँ लिख देंगे y। ये माइनस का y इस तरफ जाके प्लस का y हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ये जो समीकरण नंबर 1 है इसको यहाँ लिख देंगे, x माइनस वाई बराबर 20, ये समीकरण नंबर 1 है। और ये जो समीकरण नंबर 2 है इसको यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर हम इसको हल कर देंगे।
विलोपन विधि से हल कर देते हैं। देखिए विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, हमें या तो x वाले पद को ख़त्म करना है या तो y वाले पद को ख़त्म करना है। तो मैं यहाँ पर x वाले पद को ख़त्म करूँगा। तो हमें देखना है कि समीकरण 1 में x के गुणा में क्या है। तो देखिए समीकरण 1 में x के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब ये जो 1 है इसकी गुणा हम कर देंगे समीकरण नंबर 2 में। अब हमें देखना है कि समीकरण 2 में x के गुणा में क्या है। तो देखिए समीकरण 2 में x के गुणा में कुछ नहीं है तो 1। अब ये जो 1 है इसकी गुणा कर देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो 1 की गुणा समीकरण 1 में करेंगे तो यही आएगा। तो उसको यहाँ लिख देते हैं 1x माइनस वाई बराबर 20 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। और 1 की गुणा समीकरण 2 में करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण नंबर 4। अब देखिए कोई भी नंबर होता है, अगर उस नंबर के आगे कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है। तो यहाँ 1 है इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह, यहाँ पर 1 है इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो नहीं है तो प्लस का चिन्ह होगा। तो देखिए जो पद हमें ख़त्म करना है, हमें x वाले पद को ख़त्म करना है। अगर x वाले पद के सामने वाले चिन्ह समान है, एक जैसे हैं, तो हमें घटा देना है। और जब हम घटाते हैं तब हमें चिन्ह बदलना होता है। तो ये प्लस का चिन्ह है, इसके ऊपर गोला लगा के माइनस कर देंगे। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसके ऊपर गोला लगा के माइनस कर देंगे। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होगा, इसके ऊपर गोला लगा के माइनस कर देंगे, एक लाइन खींच देंगे। ये प्लस का 1x, ये माइनस का 1x, दोनों कैंसिल हो गया। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि जुड़ जाएगा। तो y जमा वाई कितना हो जाएगा 2y, यानी कि माइनस का 2y हो जाएगा बराबर, ये प्लस का 20 है, ये माइनस का 100 है। तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यानी कि घट जाएगा। तो 100 में से 20 गया तो कितना बचा 80, माइनस का 80। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 80। 2 जो है ये गुणा में y के, 2 को इस तरह भेज देंगे, बटे में चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 80/2, 2 चौक 8, 40 हो गया। यानी y बराबर कितना निकल गया 40। y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो ये समीकरण नंबर 1 जो है इसको मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, 1x माइनस वाई बराबर 20। यहाँ हो जाएगा 1x माइनस y का मान क्या, y का मान है 40, तो यहाँ हो जाएगा 40 बराबर 20। यहाँ हो जाएगा 1x, ये माइनस का 40 जो इसको इस तरह भेज देंगे, प्लस का 40 हो जाएगा बराबर 20 जमा 40। यहाँ हो जाएगा 1x बराबर 20 जमा 40 कितना हो गया 60। अब यहाँ पे 1x लिखो या x लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, x ही लिख दे रहा हूँ। x बराबर कितना होगा 60। ठीक है, x बराबर कितना निकल गया 60। अब देखिए हमने महिंद्रा कार की चाल मानी थी x किलोमीटर प्रति घंटा और x का मान क्या निकला, x का मान है 60। तो महिंद्रा कार की चाल क्या होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। महिंद्रा कार जो है इसकी चाल क्या होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये जो सुजुकी कार है इसकी चाल हमने क्या मानी थी y किलोमीटर प्रति घंटा, और y का मान क्या निकला, y का मान निकला है 40। यानी कि सुजुकी कार जो है इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा 5th पार्ट है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। देखिए ये जो हमें समस्या दी गई है, इस समस्या का हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, और जो रैखिक समीकरण युग्म बनकर तैयार होगा हमें उसका हल ज्ञात करना है बीजगणितीय विधि का प्रयोग करके। बीजगणितीय विधि का मतलब है या तो आप प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर लो, या आप विलोपन विधि का प्रयोग कर लो, या आप वज्र गुणन विधि का प्रयोग कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस समस्या को पढ़ लेते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें
तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है लास्ट में कि आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें क्या करना होगा, जैसे कि जैसे ये आयत है, ये आयत है, ठीक है, ये आयत है। तो आयत की हमें विमाएं ज्ञात करनी है। आयत की हमें क्या ज्ञात करनी है, विमाएं। कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब हमें क्या ज्ञात करना होगा आयत की विमाएं ज्ञात करने के लिए, हमें यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए मतलब कि हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। आयत की विमाएं ज्ञात करने का मतलब है कि हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आयत की लंबाई को हम मान लेंगे x इकाई और आयत की चौड़ाई को हम मान लेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ y इकाई, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना उत्तर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई और आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। इस तरीके से आपको लिख देना है, माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई और आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई, ठीक है। अब देखिए अगर हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देना है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देना है। तो आयत की लंबाई क्या मानी है, x इकाई, तो यहाँ लिख देंगे x, और आयत की चौड़ाई हमने क्या मानी, y इकाई, तो यहाँ लिख देंगे y। एक्स वाई लिख दो या x गुणा y लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें पहली कंडीशन क्या दे रखी है। तो पहली कंडीशन है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो यह है हमारी पहली कंडीशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, यानी कि यदि उसकी लंबाई यानी कि आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। आयत की लंबाई हमने क्या मानी, x इकाई, तो आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, तो यहाँ पर 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यानी कि आयत की चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो आयत की चौड़ाई हमने क्या मानी, y इकाई, तो आयत की चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो हम यहाँ पर 3 प्लस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया था कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल हमने क्या माना है, एक्स वाई, आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई निकला था। तो आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो माइनस कर देंगे 9।
आयत का क्षेत्रफल, ये जो हमने माना है कि आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई, ये माना निकाला था यहाँ पे हमने, एक्स गुणा वाई किया था ना, आयत का क्षेत्रफल निकला था एक्स वाई। तो आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में से 9 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एक्स की गुणा वाई से करेंगे तो एक्स वाई, एक्स की गुणा +3 से करेंगे तो प्लस का 3x, -5 की गुणा वाई से करेंगे तो -5y, -5 की गुणा +3 से करेंगे तो माइनस का 15 बराबर एक्स वाई -9। ये प्लस का एक्स वाई है, इसको इस तरह भेज देंगे, माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x -5y -15 बराबर एक्स वाई -9। ये प्लस का एक्स वाई, इसको इस तरह भेज देंगे, माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, माइनस एक्स वाई। ये प्लस का एक्स वाई और ये माइनस का एक्स वाई दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ हो गया 3x -5y -15 बराबर -9। ये माइनस का 15 जो है इसको इस तरह भेज देंगे, प्लस का 15 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x -5y बराबर -9 + 15। यहाँ हो जाएगा 3x -5y बराबर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि घट जाएगा। तो 15 में से 9 गया तो कितना बचा 6। समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है। तो दूसरी कंडीशन है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यह है हमारी दूसरी कंडीशन, ठीक है। बताया गया यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं, यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं तो आयत की लंबाई हमने क्या मानी है x इकाई, तो आयत की लंबाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई आयत की चौड़ाई हमने क्या मानी थी y इकाई, तो आयत की चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, ठीक है, बराबर का निशान है। तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या निकला था, ये देखो आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई निकला था। तो आयत का क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो यहाँ पर प्लस कर देंगे 67, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे। x की गुणा y से करेंगे तो एक्स वाई, एक्स की गुणा +2 से करेंगे तो प्लस का 2x, +3 की गुणा y से करेंगे तो क्या आएगा, +3 की गुणा y से करेंगे तो प्लस का 3y आएगा, +3 की गुणा +2 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 6 बराबर एक्स वाई जमा 67। ये प्लस का एक्स वाई है, इसको इस तरह भेज देंगे, माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x + 3y + 6 बराबर एक्स वाई + 67 माइनस एक्स वाई। यहाँ हो जाएगा 2x + 3y + 6 बराबर, अब देखो ये प्लस का एक्स वाई है और ये माइनस का एक्स वाई, दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा केवल 67, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2x + 3y, ये प्लस का 6 इसको इस तरह भेज देंगे, माइनस का 6 हो जाएगा। तो बराबर 67 - 6। तो यहाँ हो जाएगा 2x जमा 3y, 67 में से 6 गया तो कितना बचा 61। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो उसको यहाँ लिख देते हैं, 3x - 5y बराबर 6 समीकरण नंबर 1 है। और ये जो समीकरण नंबर 2 है, इसको यहाँ लिख देते हैं, 2x + 3y बराबर 61 समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इस रैखिक समीकरण युग्म को या तो आप प्रतिस्थापन विधि से कर लो, या आप विलोपन विधि से कर लो, या आप
वज्र गुणन विधि से कर लो। ठीक है, इसमें आपको एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक है, और आपको यहाँ पर आयत की विमाएँ पता चल जाएंगी, यानी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई पता चल जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। और ये जो 5th पार्ट है इसका आंसर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। ठीक है।